जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जो पेपर 2 है उसमें पाठ्यक्रम में आपके उपन्यास विधा के तहत यूनिट 6 में धरती धरना अपना जगदीश चंद्र जी का उपन्यास लगा हुआ है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की भी भरपूर कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु होती है। नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दम, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास का भूमिका जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। दरअसल हमें लेखक के बारे में भी समझना चाहिए कि लेखक ने, क्योंकि जो परिस्थितियां साहित्य में उत्पन्न होती हैं उसी को ध्यान में रख के उसी में लेखक अपने आप को पाता है। तो ये जो जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास धरती धरना अपना जब आप अध्ययन करेंगे तो इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था में जो एक तबका है जिसको हाशिए पर धकेल दिया गया है, बहिष्कृतों का जीवन व्यतीत करता है, उस दलित की जीवन त्रासदी की मार्मिक अभिव्यक्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मुख्य गांव से बहिष्कृत बस्ती है चमारड़ी। चमारड़ी में जो बसने वाली चमार जाति की पीड़ा व उत्पीड़न को जगदीश चंद्र ने यथार्थ की भूमि पर यानी जो सच्चाई है उस पर उतारा है कि कैसे हमारे समाज में छुआछूत के व्यवहार से उपजा यातना व संताप का मिला जुला रूप जो है वो सबको अपने में खाए जा रहा है। तो इस तरीके से यदि आप इसे पढ़ेंगे तो दलित जीवन की त्रासदी का विविध संदर्भ में अंकन कर पाएंगे। धरती धरना अपना जो जगदीश चंद्र जी के लेखन में पहला लेकिन प्रकाशन में ये दूसरा उपन्यास है। दरअसल ये जो है 1955 में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन इसके 8 अध्याय को सिर्फ कंप्लीट किया और छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक और उपन्यास लिखा जो बहुत ही चर्चित है, यादों के पहाड़ करके, यादों के पहाड़। तो यादों के पहाड़ शीर्षक से 1966 में छापा। कुछ दोस्तों के आग्रह से उन्होंने अपने पहले उपन्यास को 8 अध्याय से ये हुआ कि और आगे बढ़ाए तो 1968 में पूरा किया। और ये जो धरती धरना अपना ये हमारे समक्ष 1972 में आता है। जैसे ये उपन्यास साहित्यिक क्षेत्र में आया, बहुत ही चर्चित उपन्यास, क्योंकि इसने उस विषय को उठाया है जो सामान्यतः लोग नहीं उठाते हैं। इसके बाद धरती धरना अपना की कहानी को लेखक ने 1988 के बाद फिर छुआ और इसका दूसरा खंड आया, यानी ये तो पहला हुआ, फिर इसके दूसरे खंड के रूप में इस कहानी को नरक कुंड, यानी पहला तो उपन्यास धरती धरना अपना हुआ, दूसरा फिर 1988 के बाद जब ये छूते हैं तो एक नरक कुंड में वास करके ये 1993 में आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1996 में इनका अकस्मात देहांत हो जाता है और इसी उपन्यास का तीसरा व अंतिम खंड भी पूरा किया जा चुका था, प्रकाशन के लिए तैयार था, लेकिन हो नहीं पाता। बाद में ये जमीन अपनी तो थी नाम से होता। तो धरती धरना अपना, नरक कुंड में वास और जमीन अपनी तो थी। धरती धरना अपना जो लेखक लिखते हैं उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में 23 नवंबर 1930 को हुआ। घोड़ेवाहा जो वो लिखते हैं, जहाँ के परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, घोड़ेवाहा उनका जो है ये घोड़ेवाहा पैतृक गांव था। और जैसे कि पैतृक गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो पैतृक गांव के रलहन उनकी ननिहाल थी। दसूहा व जालंधर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की और फिर सरकारी नौकरी में अनेक जगहों पर वो सेवानिवृत्त होकर वे जालंधर में रहने लगी। इसके बाद 1996 में उनका अकस्मात निधन भी हुआ। वो उर्दू व पंजाबी में भी लिखते थे। पुराने घर उर्दू व उड़ीका संग्रह पंजाबी में उनकी प्रकाशित। 1966 में यादों के पहाड़ उनका प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसके विशेष नोटिस
कुलिया किया, लेकिन 1972 में जब धरती धन्ना अपना प्रकाशित हुआ तो उनका एक लेखकीय रूप अलग से निकल के आता है। इसके बाद तो ढेर सारी उनकी रचनाओं का तांता लगा रहा, जो उनके अनुभव को उन्होंने आधा पुल और टुंडा लाट उपन्यासों के द्वारा भी अभिव्यक्त किया। यहाँ तक कि टुंडा लाट का दूसरा व अंतिम लाट की वापसी एक दैनिक समाचार पत्र में धारावाहिक के रूप में भी छप चुका। मुट्ठी भर कांकर उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास और भी है, जिसका दूसरा भाग जो है घास गोदाम नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब के किसान के जीवन पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा कि कभी न छोड़े खेत। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे खास जो उपन्यास है जगदीश चंद्र का, वो त्रयी में धरती धन्ना अपना 1972 आता है, नरक कुंड में बास जो है 1993 में, और जमीन अपनी तो थी शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरीके से उपन्यासों के अलावा हिंदी में जगदीश चंद्र का पहली रपट कहानी नेता का जन्म ये भी प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज उन्होंने ऑपरेशन ब्लू करके स्टार हाल ही में छापा। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने लेखन को यानी हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना अथक योगदान दिया। देखिए, जब हम धरती धन्ना अपना का कथा सूत्र जानना चाहते हैं, हमारा मूल ये होता है कि लेखक ने आखिर क्या लिखा, कहाँ से लिखा और कौन सा संदेश देना चाहता है। तो ये जो धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ जब होता है, ये यही होता है कि जब बहुत बारी विषम परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं कि कोई युवक गांव का हो, वो छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन उसे अपने धरती से लगाव होता है, तो वापस वो देखता है कि कोई अपना है, वहाँ जाके उसे मिले। बिल्कुल काली के साथ यही होता है। काली जो कि कानपुर में रह रहा था, काली के 6 साल बाद जब वो उपन्यास का शुरुआत होता है कि वो 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौटने से होता है, वो अपने गांव लौटता है। गांव में काली की एकमात्र संबंधी बची हैं और वो है उनकी चाची प्रतापी। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। बस गांव में जब वो लौटते हैं तो प्रतापी उनकी चाची बची है। घोड़ेवाहा गांव लौटता है काली। न उसके माता पिता है, न चाचा है। चाची पाली पोसी थी, बड़ा की थी। माँ बाप सहसो काल में ही चल बसे थे, तो काली को अपनी चाची से बहुत लगाव था। काली के पिता को मरवाया गया था। गांव का चर्चित पहलवान भी था। उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण चाची से उसका मोह ही है। पाँव फटने पर काली गांव के पास पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली नहीं दिखती। गलियों के कुत्ते वैसे ही भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं और घर पर चाची को जीवित पाकर पहले तो उसे लगा 6 साल बाद लौट रहे हैं, पता नहीं चाची होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन जैसे वो लौटता है, चाची की खांसी सुनता है तो अभिभूत होता है, प्रसन्नचित होता है कि कम से कम चाची जीवित है। और काली की चाची जैसे ही काली लौटता है तो उसकी सूचना पूरे मोहल्ले को शक्कर बांट कर देती है। 6 वर्ष के कानपुर प्रवास ने काली और गांव वालों के बीच एक दूरी सी ला दी थी। वो जिस मोहल्ले में आता है, घोड़ेवाहा चमारों के मोहल्ले में, एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। सब वैसे के वैसे हैं, जैसे था वैसे ही है। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक कर उसका अजनबीपन दूर करती हैं। 6 साल कानपुर में मजदूरी कर काली कुछ कमाई करके गांव लौटा है। इसे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालीदास कहते हैं। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी हैं। ये गांव में आपको यही तो विषमता देखने को मिलेगी। गांव में जो जमीनों के मालिक हैं वो चौधरी हैं। 1-2 बनिए दुकानदार हैं। वह जमीनों पर तथा घरों में काम करने वाले दलित जो उनके होते थे वो चमार, यानी लोगों के घरों में काम करते थे। ये चौधरी लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज करते, उन्हें पीटते रहते। उपन्यास के शुरू में ही चौधरी हरनाम सिंह अपने खेत की फसल नष्ट करने के संदेह में जीतू की पिटाई कर देता है। जबकि जीतू की जो पिटाई होती है, हरनाम उसको पीटता है, जीतू निर्दोष होता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, जबकि उसकी बहन जो ज्ञानो है, मंगू की बहन ज्ञानो से ही काली प्रेम करता है। तो मंगू चमार जो कि गुलाम किसका है, हरनाम का। हरनाम ही देखिए जीतू को पीटता है, जबकि उसकी बहन जो ज्ञानो है वो चौधरी के अन्यायों का विरोध करती है, जो काली को ज्ञानो के प्रति आकर्षित करता है कि कम से कम कोई तो गांव में है जो विरोध करती है। काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है कि कुछ तो करे, गांव आए हैं अपनी चाची के लिए, और इसके लिए वह छज्जू शाह से सलाह लेने जाता है। छज्जू शाह उसे पक्का मकान बनाने के उपाय तो बताता है, लेकिन साथ ही काली को इस तथ्य से भी अवगत करा देता है कि जिन घरों में दलित लोग रह रहे हैं वह जगह गांव की साझी जगह सामलात है और इन घरों पर दलित को
मौरुषी अधिकार ही, अर्थात जब तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति उस घर में रहता है तभी तक वे वहां रह सकते हैं। काली की गांठ में पैसा देकर गांव का छज्जू सा उसके चाचा का लिया उधार व उस पर ब्याज की रकम भी झटक लेता है। अब यहाँ पे देखिए, उसके चाचा बहुत पहले पता नहीं कब उधार लिए थे, अब नहीं रहे, लेकिन जैसे ही छज्जू सा देखता है कि पैसे वैसे कमा के आया तो याद दिलाता है कि तुम्हारे चाचा हमारे यहाँ से उधार लिए थे, वो भी झटक लेता है। काली का अपना घर पक्का करने के बारे में सोचना ही वास्तव में दलितों के शोषण पर टिकी ग्रामीण सामंती व्यवस्था के लिए विध्वंसात्मक कार्रवाई है। ऊपर से काली का चौधरियों के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना भी उनको खटकने लगा था। उसका अपना दलित समाज भी काली का प्रशंसक या समर्थक नहीं है। ज्ञानो या जीतो आदि कुछ गिने चुने प्रबल, एक कह सकते हैं कि वहाँ पे जो दलित समाज में है, ज्ञानो है या जीतू है, कुछ गिने चुने प्रबुद्ध दलित युवक या समर्थक नहीं, ज्ञानो या जीतू आदि कुछ जो दलित युवक युवतियों को छोड़ चमादड़ी के ज़्यादातर लोग जो है वो काली से ईर्ष्या करने लगे। जब आया कि हम अपना घर बनाएंगे, छज्जू शाह से जाके चर्चा करता है। ये नहीं कि सब एक हो जाए, सबका शोषण हो रहा है। विशेषता ज्ञानों का भाई जो मंगू था उससे उलझा ही रहता था काली से, क्योंकि वो चापलूस था हरनाम का। एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली की पड़ोसी निक्कू को भी मंगू काली से लड़वाता, लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होता है। काली यद्यपि चमारड़ी में पहला मकान, काली जो था चमारड़ी में पहला जो पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जिस किसी से भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जू सा, सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जो उसे बहुत चुभता है। नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मंगू यद्यपि काली के प्रति शत्रुता रखता है, लेकिन चौधरियों द्वारा बार बार उसे कुत्ता चमार कहकर पुकारा जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव का ईसाई पादरी या किताबी कामरेड डॉक्टर विशन दास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का कोई प्रयास करते नहीं दिखते। काली अपने पिता मारवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। वह अपने खेल का जौहर भी गांव में दिखाता है, लेकिन चौधरियों का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कूल्हा तोड़ देता है काली का। लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है और काली का इलाज भी करता है। काली की चाची प्रतापी की अचानक बीमारी व झाड़फूक के कारण देहांत से कथा में नया मोड़ आता है। अब उसकी चाची रही नहीं, काली का मकान पक्का करने का सपना पूरा ही नहीं हो पाता। न सिर्फ मकान बीच में छूट जाता, उसकी कमाई के जो पैसे आए होते हैं वह चाची द्वारा बनाए गहने रुपए भी चाची की मृत्यु के बाद शोक जताने आई कोई पड़ोसन ले उड़ती है। काली सब कुछ लुटाकर घास खोदने का धंधा करता है, फिर लालू पहलवान क्या मजदूरी करने लगता है। गांव में जहाँ ये लोग रहते हैं तो गांव में निचले इलाके में रहते हैं, तो गांव में जब भी बाढ़ आता है सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग होते हैं। तो गांव में आई बाढ़ कथा का अगला मोड़ होता है। प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद दिहाड़ी ना मिलने पर चौधरी चमार संघर्ष शुरू होता है। चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और वो भी काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन शर्त भी रखते हैं कि उन्हें इसके लिए यीशु की शरण में आ जाना चाहिए। डॉक्टर विशन दास व कॉमरेड टहल सिंह जैसे हवाई कॉमरेड दलितों की सहायता न कर उन्हें भाषण पिलाते व जलसा करने की घोषणा करते। 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते हुए देखकर चमारों का साहस जवाब दे देता और वे आखिरकार चौधरियों की शर्त को मान लेने को विवश हो जाते हैं और दोनों ही पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेता है। धरती धरना अपना का अंतिम पक्ष ज्ञानों और काली के प्रेम के त्रासद अंत को मार्मिकता से पेश करता है। ज्ञानों गर्भवती हो जाती है। काली के साथ उसकी शादी समाज को स्वीकार नहीं। गांव उनके प्रेम संबंधों के कारण दोनों को दुश्मन समझने लगता है। काली की प्रतिष्ठा भी समय के साथ समाप्त हो जाती है। लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है। वह ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है। दोनों अपना मिलना जुलना भी बंद नहीं करते। परिणामतः ज्ञानों को उसकी माँ व भाई जहर देकर मार डालते हैं और काली गांव से भाग जाता है। काली के गांव लौटने से थोड़े सुखद रूप में उपन्यास का शुरू हुआ था, लेकिन अंत होते होते इन विषम परिस्थितियों के घेरे में कैसे ज्ञानों का अंत और काली का गांव से भाग जाना, प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर वो चला जाना, यही बेहद त्रासदी को दिखाता है उपन्यास के अंत तक।
तो यहाँ पे जो जगदीश चंद्र जी हैं वो स्वयं को एक वक्तव्य के अनुसार दलितों के जीवन के यथार्थ रूप को चित्रित करते हैं। सामाजिक न्याय के बजाय उनके साथ अन्याय कैसे होता है। कैसे उपन्यास का आरंभ काली के गांव लौटने की कथा से होता है, लेकिन काली के गांव की सीमा में दाखिल होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक लेखक ने पूरे गांव के भूगोल को, सामाजिक वातावरण को अंकित किया और कैसे कैसे उनके साथ पहले जब वो आता चौधरियों का मोहल्ला जिसमें हवेलियाँ होती, फिर स्कूल आता जहाँ के मुंशी के लिए साग, गने, गाजरे, मूलियाँ जाटों के लड़के लाते थे, लेकिन मुंशी के घर उन्हें कंपियों के लड़के पहुँचाते। तो इस तरीके से वो कैसे कैसे प्रकोप, कैसे कैसे वो गांव में आता है और अलग अलग लोगों को देखता है। चमादड़ी में देखता है अपने यहाँ पे कि बीमारी का हमेशा प्रकोप है। काली की माँ को प्लेग ही खा गया, तो उसके बाप भी असमय काल कवलित हो गए थे। चाचा को भी हैजे ने ही खाया था। गरीबी का आलम यह है कि 6 साल पहले काली 2 दिन से भूखा प्यासा फटेहाल घर से भागकर कानपुर पहुंचा था। दलित घर परिवारों में गरीबी इतनी है कि काली के पास नोटों की संख्या देखकर वह 10 से कम का नोट ना होने पर काली की चाची आश्चर्यचकित व आतंकित हो उठती है, क्योंकि उसे इस अप्रत्याशित धन के चोरी हो जाने का डर होता है। और चमादड़ी मोहल्ला गांव के अन्य मोहल्लों से कैसे है? महाजनों, नंबरदारों, गावियों, भूदियों, बिट्ठों व चुनौती के मोहल्ले से अलग गांव से बाहर की ओर एक तरह की एक किनारे पे बसाया गया है, जहाँ पे यहाँ की औरतें कपड़े मैले कुचले फटे पुराने, बच्चे नंग ढड़ंग नाक सुड़सुड़ाते ऐसे ही दौड़ रहे हैं। एक तो ये है कि दलित जीवन में आप देखिए धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सुधारने व अपनी मानवीय अस्मिता को स्वीकार करने के लिए भी कई बार धर्म परिवर्तन भी करते हैं कि कहीं से तो हमें इज्जत मिले। धरती धरना अपना में चौधरी जो होता है हर नाम, वो चमार संबंधों की पहली झलक में आता है और गालियां देना शुरू कर देता है, फिर जूतों से मारता है उन लोगों को। वो निर्दोष जीतू की इतनी भयंकर पिटाई करता है, लेकिन कोई भी जीतू के हक में जबान तक नहीं खोलता। तो लेखक अपने शब्दों में बयां करते कि चमादड़ी में ऐसी कोई घटना या ऐसी घटना हो जाए तो कोई नई बात नहीं थी। ऐसा अक्सर होता था, कोई भी आता था पीट के चला जाता था। जब किसी चौधरी की फसल चोरी हो जाती, बर्बाद हो जाती, तो भी लोग ऐसे ही मालकियत झाड़ के चले जाते। इससे उनकी अहंग की तुष्टि होती, लेकिन ये जो तरीका था वो अमानवीय पद्धति था। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शोषण संस्थाओं का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था। धर्म के टोटकों का आधार देकर जन्म और कर्म सिद्धांत की झूठी साजिश में लोगों को फंसाकर उनको मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न दिया जाता था और दलित वर्ग को दबाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार की यंत्रणाएं देकर उन्हें मानसिक रूप से पंगु बना देते थे ये लोग। तभी तो यहाँ पे जब वो शोषित होता है, जब जीतू को इस तरीके से मारा जाता है, तो लेखक ने इस बात को ये रेखांकित किया कि स्वयं शोषित वर्ग में सजगता ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं, इसलिए चौधरी या शोषक वर्ग के प्रति घृणा के बजाय वे अपने ही वर्ग के लोग को दुत्कारते रहते हैं। निर्दोष जीतू की भर्त्सना चमारों में ही कई लोग करते हैं कि यही गलत है, लेकिन उसी समाज के ज्ञानों चौधरियों को गाली देती है, क्योंकि नाजायज बातें देकर उसे गुस्सा आ जाता है, या गुस्सा काली को भी आता है जब वो अपनी चाची से कहता अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मरोड़ देता। और जब 6 साल पहले जाके काली ने शहर के माहौल को देखा तो उसे लगा मानवीय अस्मिता क्या होता। वो सचेत हुआ, आया, बदलना भी चाहता था, लेकिन आपने देखा प्रसंग में लास्ट तक क्या होता है। वो निर्दोष है लेकिन बहुत बड़ा दोषी हो जाता है। तो यही है दलितों के जीवन की त्रासदी को सृजनात्मक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने सामाजिक यथार्थ को दिखाया है। उपन्यास के आरंभ से अंत तक दलित के साथ गांव के सवर्ण का छुआछूत का व्यवहार चित्रित है। तो इसमें आपने देखा कि बहुत सारे, यहाँ तक कि दलित स्त्री शोषण भी दिखाया गया है। दलित स्त्रियों को भी जो चौधरियों के घर काम करने जाना पड़ता था, और वहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ उनका यौन शोषण ना होता हो। प्रीतों की लड़की लक्ष्यों के साथ हरदेवा जैसे बलात्कार करता है, वह तो इस यौन शोषण की प्रक्रिया की बानगी मात्र है। अन्यथा शायद ही कोई दलित स्त्री ऐसी हो जो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होता था। प्रीतों और अन्य चमार स्त्रियों के आपस के मजाक और कई बार झगड़ा होने पर एक दूसरे के पोतड़े खोलने में यही तथ्य सामने आता था कि कोई दलित स्त्री चौधरियों या सवर्णों के हाथ सुरक्षित नहीं है। ये लोग उनके साथ गलत व्यवहार करके अपनी अहम की तुष्टि भी करते थे, यानी उनके खुद का कोई वजूद, आत्मसम्मान
नहीं था। दलित जीवन के त्रासद रूप में सर्वाधिक त्रासदी तो इसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो सब मिला के हर एक एंगल से जो है यहाँ पे जो है जगदीश चंद्र जी ने इस चीज को उभारा है। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है, सोम आनंद को समर्पित किया है। और पात्र में देखें तो केंद्रीय पात्र में देखें यहाँ पे काली केंद्रीय पात्र ज्ञानो काली की प्रेमिका होती है, प्रतापी काली की चाची होती है, जस्सो ज्ञानो की माँ, जस्सो है ज्ञानो की माँ यानी जिसका पुत्र काली होता है, और एक ज्ञानो लड़की जस्सो की। मंगू कौन होता है? तो मंगू जो है वही हरनाम का चापलूस ज्ञानो का भाई। चौधरी हरनाम सिंह गांव होता है, छज्जू सा साहूकार, विशन दास डॉक्टर। निहाली काली की पड़ोस की ताई है निहाली, जीतू की माँ है, जीतू जिसको वही पीटता है हरनाम, जीतू काली का दोस्त, प्रीतो जो है वो पड़ोस की चाची, निक्कू प्रीतो का पति। तो प्रीतो पड़ोस की चाची है, निक्कू प्रीतो का पति है। मुंशी शिवराम गांव के मास्टर हैं, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतु पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र, सिद्धू काली के चाचा, अमरू निक्कू का बेटा, दीनू गांव का कुम्हार, लक्षो प्रीतो की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा होता है, नाहर सिंह संत सिंह का भाई, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया, पालो बूरा सिंह का लड़का, ठाकरी नंद सिंह की पत्नी, संता सिंह मिस्त्री बढ़े। उपन्यास हमने आपको पूरा ही सुना दिया कि किस तरीके से वो आता है और उसका सपना सपना ही रह जाता है गांव में। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो प्रमुख उद्धरण है यहाँ से आ सकने वाले क्वेश्चन। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी के निकट ही होने का संकेत दे दिया। जब वो आता है तो उसे लगता है कि हाँ हम चमादड़ी आ गए। गोबर, गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसे था। वो आता है कानपुर से, गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। ये जो वातावरण जगदीश चंद्र जी के द्वारा निर्मित किया गया है, इससे ये बताया जा रहा है कि वो स्थिति कहाँ थी, कहाँ ये लोग रहते थे। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख साइयाँ दी। चाची काली से कहती है, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई, तेरे चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गए। चौधरी एक ही बार इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। ये निहाली कहता है चौधरी से। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हुई तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलसियों की मार मारी है। पूरा साल उसकी बेगार करता रहा और इसे सारी मेहनताना का ये इनाम मिला। ये निहाली काली से कहती है। प्रीतो मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी। वो मटकाते हुए बोली, रंडी का पूछ सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है, नाल कहीं लगता है तो कहीं बुझाता है। निहाली, ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा। चौधरी के घर से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा। गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहां से दूध तो क्या खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। मंगू निहाली से, माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो ये मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहां चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा।
काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई है। चाची ने मन ही मन में मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना ही छोड़ दे। सोची अपनी तरक्की को ही दबा देते थे, इतना ज़्यादा उन लोगों से भयभीत होते थे। तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उसे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये में ही वापस किए और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरे बड़े बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसे ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। कि छज्जू सा काली से कहता है, छप्पड़ सबका साझा है, क्या जमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरण सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जूजा की भैंस उसमें फंसी की उसे बल्लियां देकर निकालना पड़ा था। ये चौधरी काली से कहता है। शरारत पहले भी होती थी, लेकिन चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। ये काली चौधरी से कहता है। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूं। ये काली चौधरी से कहता है। ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तुला देती है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। ये मिस्त्री काली से कहता है। अच्छा, निक्कू के साथ तेरा झगड़ा हुआ था? मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि तेरा ही नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना है भी मुश्किल। ये संत सिंह ने हंसते हुए कहा। तो ये कितना बड़ा कटाक्ष था। संत सिंह फिर काली से कहता है। संता सिंह, वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन, वह जो अपनी ब्याता हो उसे सिर पर चढ़ाओ या पांव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पराई जनानी स्त्री तो मुंहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति रहो। आसमानी किताबों में लिखी हुई बातें सदा सच होती है। पादरी काली से कहता है। तू भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संतराम उसे झिड़कता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश रहा। हारी हुई आवाज में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था। जो आदमी गौ माता और उसके कोख जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गांव की मांस भी खा सकता है। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ। ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजिल पाक में लिखा है, ऊँट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं। ये पादरी काली से कहता है। तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती, वह भी अंजिल और ईसा मसीह की। ये महाशय विसंदास से कहता है। सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला, सुना चमारा, ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा? क्या टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है? तरीका बदल गया? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और घड़म चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। मजे की बात यह है कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे उनके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर ही पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। घड़ाम चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा खलाया हो या लाल, कमाया हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिश खाए कुत्ते की तरह चू चू करता हुआ अपने घर चला गया। ये चौधरी और नंद सिंह। विशनदास काली से कहता है कि पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतावजी यूनियन भी एक इंपीरियलिस्ट चाल है, मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। सिख बन जाने का मतलब ये तो नहीं कि चमार नहीं रहा। धर्म बदल जाने से जात तो नहीं बदल जाती। ये संता सिंह नंद सिंह से कहता है। तो जात कितनी बड़ी खाई थी समाज के लिए, बहुत बड़ी विडंबना। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो उगे नहीं। पगला, तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं, जन्म से बनती है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इंकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोतारिया का बोलबाला होगा। ये विसंदास काली से कहता है। तो क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा?
तब मजहब फरेब है। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। ये विशन दास बंतु से कहता है। हम चमार हैं चौधरियों के कमीन, आप चौधरी हैं हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। तो ये बाबे फत्तू जो है चौधरियों से कहते हैं। चौधरियों, आमद किसी का राजक नहीं, हमारा राजक भी वही है जो तुम्हारा। तुम लोगों को जमीन का अहंकार है। हमने तुम्हारी बातें बहुत सुनी है, लेकिन हर चीज़ की हद होती है। हम पत्थर नहीं, हम भी इंसान हैं। काली ने आगे बढ़कर उत्तेजित स्वर में कहा। कालिदास, दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह जो है नहीं आया है। दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में ही फंसे हैं। विशनदास काली से कहता है। बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इंकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे। अपने एजेंटों की मार्फत इंकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे। खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी और हजारों लोग मरेंगे। विशनदास काली से कहता है। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा। सिर्फ बूटा सिंह का घर बार बेचेगा। ये संतराम पालो से। सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियां और रास्ते पानी में डूबे हुए थे, और जहां तक नजर जाती थी हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोलतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉयट करते रहे हैं। लेकिन जब प्रोलतारी तबके में इंकलाबी स्पिरिट जाग उठती है, तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाती है। विशनदास काली से कहता है। तो इस तरीके से धरती धरना उपन्यास, जो धरती धरना अपना उपन्यास है, दलित जीवन के अलग अलग पक्षों को उजागर करते हुए इस तरीके से बेहद त्रासद अंत के साथ ये समाप्त होता है। सारांशता ये कह सकते हैं कि धरती धरना अपना उपन्यास में जगदीश चंद्र जी ने पंजाब के जो दलित जीवन की त्रासदी को अच्छे से चित्रित किया है। जो स्थिति पंजाब में वही संपूर्ण भारत के दलितों के साथ है। इस प्रकार जाति व्यवस्था और उससे जुड़े उत्पीड़न हो, अभाव हो, अपमान हो, वेदना को अभिव्यक्ति देने में यह उपन्यास कई स्तरों पर सफल हुआ है। जातिगत विभाजन के कारण चमादड़ी में वैसे चमा न केवल सामाजिक स्तर पर शोषित हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक शोषण को भी वो झेल रहे हैं। और यहाँ पे हमने दलित स्त्रियों के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ। गांव में जमीनों के किसी भी टुकड़ों पर चमारों का खुद का अधिकार नहीं है। तो ऐसे मतलब अलग अलग पक्ष, जितनी बारीकियां हो सकती थी, उन्होंने जगदीश चंद्र जी ने उन सारे एंगल को देखा है और हमारे समक्ष रखा है। बहुत ही यथार्थपरक उपन्यास है, दिल को बिल्कुल झकझोर देने वाला है। और मैं भी इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है समाज की, कि अगर वो जाति व्यवस्था और इस तरीके से मानवता को दरकिनार कर मानते हैं। कम से कम हम जो पढ़े लिखे हैं उनसे ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि जाति व्यवस्था में तरजीह मानवता से ज़्यादा दिया जाए किसी भी चीज़ को। तो आज के लिए ये उपन्यास हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट उपन्यास के साथ। हमें उम्मीद है कि ये आपको सेशन बहुत ही लाभप्रद लग रहा होगा, और प्लीज़ आप चैनल को पूरा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आपसे यही रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।